सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एप्लीकेशन कोर्स ऑफ मंजिल भारत। दोस्तों मैं लेकर आऊँ सभी के लिए जेकेपी कांस्टेबल के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि जेकेपी एसआई के लिए भी बहुत जरूरी है, रीजनिंग सब्जेक्ट में से, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। यकीन मानिए ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से सवाल मुझे लगता है कि कोई ऐसा एग्जाम होगा ही नहीं जहां पर नहीं पूछा गया हो। तो शुरुआत हम करेंगे ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। हम देखेंगे कि ब्लड रिलेशन को अपने डील किस तरह से करना है। काफ़ी टीचर्स जो है वो अलग तरीके के डिनोशंस नोटेशंस जो है वो शो करते हैं ब्लड रिलेशन में, किसी के रिलेशनशिप को समझने के लिए, किसी के जेंडर को समझने के लिए। बट हम एक अलग तरीका जो है वो अपनाएंगे और ये तरीका मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट रहेगा आप सभी के लिए भी। और अगर आपने इससे पहले कहीं पर सीखा भी है, अगर वो मेथड ये वाला है तो सही है, और मेथड कोई और है तो उसे भूल जाए कुछ वक्त के लिए, जब तक आप ये वीडियोस देख रहे हैं। वीडियोस देखने के बाद जो आपको ज़्यादा बेहतरीन लगेगा आप उसी को फॉलो करिएगा। बट मेरे अकॉर्डिंगली एज अ टीचर आई विल टेल यू दिस मेथड विल बी द मोस्ट सूटेबल मेथड। दोस्तों मेरा नाम अंकित कपूर, आप सब देख रहे हैं एप्लीकेशन कोर्स मंजिल भारत का। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए जो भी स्क्रीन पे लिखा है, देन वी विल स्टार्ट। चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखो, शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि ब्लड रिलेशन हुआ क्या। खूनी रिश्ता, यानी हमारे पूरे समाज के अंदर जब भी हम एक फैमिली के अंदर आ जाते हैं, यानी अगर हम पैदा हो रहे हैं, हम बॉर्न हो रहे हैं, तो उसके बाद हम जो रिश्ते हैं उन रिश्तों के अंदर उलझ के रह जाते हैं। बहुत बार हमने ये देखा भी है। आपका रिजल्ट आता है तो आपके कुछ फैमिली मेंबर्स जो होंगे, जो बिल्कुल क्लोज होंगे, घर के होंगे, बिल्कुल डायरेक्ट ब्लड रिलेशन होगा उनके साथ, चलो वो तो नहीं है कभी आपको परेशान करेंगे, बट मासी, ताया, चाचा, फूफी, ये सब आपके रिजल्ट को पूछने के लिए एक तो आपको परेशान भी करेंगे और बार बार आपको पूछेंगे भी, कॉल करेंगे। बट वही बात है कि ये सब रिलेशनशिप जो है हमें देसी भाषा में मालूम ज़रूर होती है कि मेरे अंकल कौन है, मेरे पापा कौन है, मेरे मम्मा कौन है, फूफा कौन है, फूफी कौन है, नाना कौन है, नानी कौन है, किस तरीके से ये सब रिलेशनशिप बनते हैं देसी भाषा में हमें मालूम है। बट सवालों के अंदर जब इन चीज़ों को घुसा दिया जाता है तब यकीन मानिए तब होता गया है कि अगर नहीं मालूम होगा इसके बारे में, नहीं सीखा होगा इसके बारे में, तब डिफिकल्टी आती है। वही सीखना है हमने, वही प्रॉब्लम आपकी दूर करने के लिए मैं ये लेक्चर लेकर आया हूँ। दोस्तों मेल और फीमेल की अगर बात की जाए, यानी कि अगर आपको सवाल के अंदर यह देखने को मिल रहा है कि वो एक इंसान जो है वो लड़का है, अंकल है, मतलब मेल जेंडर है, तो आपको उसको हमेशा डिनोट करना है प्लस से। मेल विल ऑलवेज बी डिनोटेड बाय अ पॉजिटिव साइन, प्लस साइन। बट इफ इन केस आपको कोई फीमेल दिखती है, आपको जेंडर जो है वो फीमेल दिख रहा है, चाहे वो आंटी हो, चाहे मम्मी हो, चाहे आपकी सिस्टर हो, वाइफ हो या कजन सिस्टर हो, कुछ भी हो, है तो फीमेल है ना। तो जब भी फीमेल आपको दिखेगा कहीं भी सवाल के अंदर, आपको उसे नेगेटिव यानी माइनस से डील करना है। इट डजंट मीन कि फीमेल्स आर नेगेटिव, जस्ट एक मेथड है, एक तरीका है सवालों को समझने का। तो मैंने क्या बोला, मेल को हम किससे डिनोट करेंगे? प्लस से। हम फीमेल को किससे डिनोट करेंगे? माइनस से। दोस्तों मेरी सेहत ठीक नहीं है, आवाज़ उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा या सुनाई दे रही होगी, बट इफ इन केस थोड़ी दिक्कत आ रही होगी तो कोप अप करना आप। तो मेल को हमेशा किससे डिनोट करेंगे हम? प्लस से, पॉजिटिव से। फीमेल को किससे डिनोट करेंगे हम? नेगेटिव से, यानी कि माइनस से। ये याद रखिएगा आप। मैरिड कपल जब भी देखने को मिलेगा, तो जब एक इंसान की दूसरे इंसान के साथ शादी होती है तो आपको उसके बीच में एक सिंबल जो है वो रखना है जिसको बोलेंगे इक्वल टू, यानी वो दोनों एक समान हो गए, बराबर हो गए, तो ए इक्वल टू बी। और अब अगर ये मैरिड कपल है तो लड़का और लड़की की ही शादी होगी या लड़की और लड़का की ही शादी होगी। ऐसा तो नहीं है ना कि लड़के लड़के की शादी होगी या लड़की लड़की की शादी होगी। सेम जेंडर में शादी थोड़ी होती है। आप बोलोगे सर अकॉर्डिंग टू रूल्स, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस आई है, होती भी है। हाँ बिल्कुल होती भी है, बट उसको आप अलग रखिए। वो एक आप बोल सकते हैं एक्सेप्शनल केसेस है जो कि इस चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड बिल्कुल भी नहीं है। आपको अभी वैसे ही चलना है जैसे कि हम स्ट्रेट चलते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैरिड कपल जब भी आपको देखने को मिलेगा तो एक प्लस होगा, एक माइनस होगा। अगर आपको ए के ऊपर प्लस डाला गया यानी वो मेल मेंबर है, तो दूसरे के ऊपर सिंबल ना भी डाला हो, आपको खुद समझना पड़ेगा कि भाई दूसरा मेंबर जो होगा वो फीमेल मेंबर होगा, वो नेगेटिव होगा। क्लियर हो गया? यानी अब आपको मेल फीमेल के बाद मैरिड कपल को डिनोट कैसे करना है ये भी समझ आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम नीचे नहीं देखेंगे, नीचे बिल्कुल नहीं देखेंगे। आप आ जाए राइट साइड, माइट भी आपका लेफ्ट हो, दूसरी तरफ आ जाए। यहां पर मैंने क्या लिखा है? ग्रैंडफादर। कौन होता है ग्रैंडफादर? अब आपके मन में हमेशा जब मैं ग्रैंडफादर कौन होता है बोलूंगा दादाजी ही आएंगे, बट ऐसा जरूरी नहीं है। नाना जी जो है वो भी हमारे ग्रैंडफादर ही है, बट वहां पर बात आ जाती है कि वो मम्मा की तरफ से ग्रैंडफादर है, और अगर मैं दादाजी की बात करूंगा बात आ जाती है कि वो पापा की तरफ से ग्रैंडफादर है। इसीलिए ग्रैंडफादर जो है ये दो तरह के हो गए। एक हो गए पैटर्नल ग्रैंडफादर। पैटर्नल का मतलब क्या है? पी स्टैंड्स फॉर व्हाट? पापा।
तो पापा की तरफ से जो ग्रैंडफादर होंगे जो कि आपके दादाजी होंगे, कुछ लोग उन्हें दादाजी बोलते हैं, कुछ उनको दादू जी बोलते हैं, वो आपकी मर्जी है, मैंने नाम ऊपर लिख दिए है। बट जो मैटरनल ग्रैंडफादर होंगे यानी कि जो मम्मा की तरफ से होंगे, एम स्टैंड्स फॉर मम्मा, ये याद रखना है आपको, तो वो कौन होते हैं? हमारे नाना जी, जिनको आप नानू जी भी बोलते हो। तो वो नीचे मैंने लिखा है नाना जी या फिर नानू जी। तो ग्रैंडफादर जब भी आपको देखने को मिलेंगे, आपको यही समझना है कि वो पैटर्नल भी हो सकते हैं वो ग्रैंडफादर, और वो मैटरनल भी हो सकते हैं। अगर पैटर्नल हो गए यानी पापा की तरफ से होंगे तो दादाजी होंगे, अगर वो मैटरनल होंगे यानी मम्मा की तरफ से होंगे तो नाना जी होंगे। वैसे ही ग्रैंड मदर भी दो तरह की होंगी सिमिलरली, पैटर्नल ग्रैंड मदर भी हो सकती है और मैटरनल ग्रैंड मदर भी हो सकती है। अगर पापा की तरफ से ग्रैंड मदर है तो दादी जी, और अगर मम्मा की तरफ से ग्रैंड मदर है यानी कि मैटरनल ग्रैंड मदर है तो फिर क्या होगा? नानी जी। तो उम्मीद करता हूं ये भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, मुझे मालूम है कि ये चीजें कुछ ना कुछ आपको मालूम होंगी, बट जो सवालों के अंदर ये वर्ड्स को ऊपर नीचे किया जाता है तब प्रॉब्लम खड़ी होती है। मैं वो दूर करने के लिए आपको बता रहा हूं। नीचे देखिए अब, नेफ्यू, व्हाट डू मीन बाय नेफ्यू? भतीजा, भांजा। यानी अगर मेरे कोई मामा जी हैं, उनका मैं क्या होऊंगा? मैं मेल हूं, उनका मैं होऊंगा भतीजा। भतीजा होऊंगा या भांजा होऊंगा? भांजा होऊंगा। अगर मेरे कोई चाचा जी हैं, उनका मैं कौन होऊंगा? भतीजा। तो मैं हूं कौन? नेफ्यू हूं उनके लिए। हिंदी में भतीजा और भांजा दो अलग अलग नाम आ जाते हैं, इंग्लिश में सिर्फ नेफ्यू। अब जो मामा जी हैं वो मेरे लिए क्या होंगे? अंकल। जो चाचा जी हैं वो भी मेरे लिए क्या होंगे? अंकल ही होंगे। वैसे ही नीस, मान लीजिए अगर मैं लड़की होती, मतलब नहीं होनी चाहिए अभी क्योंकि मैं लड़का हूं उसमें खुश हूं, बट अगर मैं इफ इन केस मैं फीमेल होता तो मैं भतीजी होती चाचा जी की, और मामा जी की मैं क्या होती? भांजी। उसी तरह से मामा जी तो मेरे अंकल ही रहेंगे ना, उनका जेंडर थोड़ी ना चेंज हो रहा है। तो नेफ्यू क्या होता है? या ये भतीजा होता है या ये भांजा होता है। नीस क्या होती है? नीस, लड़की, छोटी, क्यूट। देखो देख रहे हैं ना, नीस वर्ड ही क्यूट है। गर्ल्स आर ऑलवेज क्यूट। जो लड़के होते हैं वो क्यूट थोड़ी होते हैं, वो हैंडसम होते हैं यार, उसमें क्या है। तो नीस जो हो गई वो भतीजी हो गई या फिर वो भांजी होगी। डन। नीचे आ जाए, सिबलिंग्स वर्ड भी बहुत बार देखने को मिलेगा आपको। देखो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज नहीं करते, बट फिर भी उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो सिबलिंग्स क्या होता है? भाई बहन। सिबलिंग्स मतलब रियल भाई बहन ही होते हैं नॉर्मली, और अगर कजन्स होंगे तो कजन वर्ड यूज करेगा। तो ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकता है, कुछ भी। इफ ए इज सिबलिंग ऑफ बी यानी कि ए एंड बी विल बी, माइट बी ब्रदर सिस्टर, कुछ भी हो सकते हैं, बट वो भाई बहन ही है। भाई भाई भी हो सकते हैं, बहन बहन भी हो सकती है। सिबलिंग्स, समझ रहे हो? स्पाउस की अगर मैं बात करूं तो जिनकी शादी आपस में होते हैं वो एक दूसरे के स्पाउस होते हैं। यानी ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मैं ये नहीं बोल सकता कि लड़का ही हमेशा स्पाउस होगा या लड़की ही हमेशा स्पाउस होगी ना। हस्बैंड और वाइफ की मैं बात कर रहा हूं, समझ रहे हो? मैरिड कपल जो होता है ना उसके अंदर हस्बैंड और वाइफ आते हैं, वो एक दूसरे के स्पाउस है। हस्बैंड वाइफ का स्पाउस है, वाइफ हस्बैंड की स्पाउस है। तो स्पाउस विल बी यूज फॉर व्हाट? स्पाउस विल बी यूज फॉर मैरिड कपल। डन। तो मुझे लगता है अब ये भी आपको सबको समझ आ ही चुका होगा। चलिए आगे चलते हैं और अब हम देख लेते हैं कि ये जो मैंने सामने आपके एक ट्री बनाया है, फैमिली ट्री जिसे हम बोलते हैं, ये क्या है। दोस्तों सवालों के अंदर मैक्सिमम आपको 3 जनरेशंस देखने की मिलेगी। अगर आप सोचते हो कि सर जनरेशन तो बहुत सारी होती है, 7 पीढ़ियां भी होती है, तो जरूर होती है, बट वो सवालों के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। बिकॉज हम इंग्लिश में जरूर बोलते हैं कि मेरे जो दादाजी के ऊपर होंगे यानी उनके जो फादर होंगे वो मेरे परदादा है। इंग्लिश में उनके लिए वर्ड बना भी है ग्रेट ग्रैंडफादर, सुना ना आपने। बट अगर मैं उससे भी ऊपर चले जाऊं, पर दादा से भी ऊपर चले जाऊं, उनके भी जो फादर होंगे वो मेरे क्या होंगे, ना मुझे हिंदी में मालूम है और ना ही कभी इंग्लिश में आएगा आपको, और ना ही मालूम होगा। तो आपको सिर्फ 3 जनरेशन पे वर्क करना है, मैक्सिमम 3 जनरेशन। अगर 4 जनरेशन भी है आपके सामने तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जनरेशन जो होगी उसके पीछे वाली 2 उठाएंगे तब भी 3 ही यूज कराई जाएगी सवालों के अंदर। सवाल जो पूछा जाएगा वो 3 के ऊपर ही होगा। यानी एक जनरेशन हो गई हमारे पापा की, अगर 4 बताऊं आपको, 4 बताता हूं। एक जनरेशन होगी मेरे दादाजी वाली, दादाजी, नाना जी, नानी जी, दादी जी, नानी जी, सब आ गए उसमें। एक जनरेशन होगी मेरे पापा, मम्मा, ये अपना फूफा, जिसमें अंकल्स आ गए, आंटीज आ गई, यानी मासी आ गई, फूफी आ गई, ये सब। एक जनरेशन मेरी खुद की होगी जिसमें मेरे सारे कजन्स होंगे। ये 3 जनरेशन। अगर मेरी शादी हुई है जो कि नहीं हुई है अभी, तो उसके आगे भी अगर कोई बच्चा है तो 4 जनरेशन होगी, यानी 4 जनरेशन होगी। बट सवाल 4 पे नहीं आएगा, 3 पे ही आएगा। वाइट भी उसमें या तो मेरे जो बच्चे हैं उनको एक्सक्लूड करेंगे या तो मेरे जो दादाजी हैं उस जनरेशन को एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम 3 जनरेशन से वर्क करना है। देखो दिस इज फर्स्ट जनरेशन, दिस इज सेकंड जनरेशन, दिस इज थर्ड जनरेशन। अगली जनरेशन की जब बात होगी उसके नीचे आएंगे आप, उससे अगली जनरेशन की जब बात होगी और उससे नीचे आएंगे आप। अब मैंने यहां पर किया क्या, देखो A एंड B, ये पूरे ट्री को समझेंगे आप।
ए और बी इनकी शादी हुई है आपस में, तो बीच में क्या आएगा, इक्वल टू। ए प्लस है यानी मेंबर मेल है, बी माइनस है यानी फीमेल है। क्या आपको ये समझ आ रहा है? तो इसके आगे अगर आप देखेंगे तो ये जितने भी जनरेशंस आपको देखने को मिल रही है, इसके ऊपर अब बाखूबी से देखिए कि कौन किसका क्या लगता है। यानी अगर मैं आपको बोलूं कि ए के कुछ बच्चे हैं, तो ए के बच्चे जो होंगे वो इसकी निचली जनरेशंस में ही आएंगे। यानी सी जो होगा, अब आप मुझे ये बताइए वो ए के लिए कौन है, सी बेटा है ए का, यानी सी जो है वो सन है। ये समझ रहे हैं आप? सी जो है वो सन है किसका, ए का। क्या वो बी का नहीं है? बी का भी है, क्योंकि ए और बी की तो शादी हुई है। देखो बाप का भी तो ये बेटा है और माँ का भी तो ये बेटा है, बट याद रखिएगा मैं यहां से कोई अलग लाइन नहीं बनाऊंगा, वो एक लाइन जहां बन गई वहां बन गई। अब आगे सी की शादी डी के साथ हुई है तो इक्वल टू आ गया, ये सी के भाई बहन है। अब क्योंकि शादी हुई है तो इनके बच्चे भी है। अब जब बच्चे हैं वो नीचे आ गए, सी का एक लड़का है सन है जी, सी की एक लड़की है एच। ये जी कौन है, सन, ये एच कौन है, डॉटर। किसके, सी के भी और डी के भी, दोनों के हैं। ये मैंने एक ट्री बताया आपको, अब इस पूरे ट्री को समझेंगे आप। दोस्तों याद रखना, व्हेनेवर यू विल क्रॉस इक्वल टू देन इन लॉ जो है वो सामने आ जाएगा, क्योंकि इक्वल टू का मतलब क्या है, शादी, तो वो लॉ के जरिए होती है। और जब भी आप इक्वल टू को क्रॉस करोगे किसी भी रिलेशनशिप को समझने के लिए, तो आपको ये समझना है कि वहां पे इन लॉ वर्ड का इस्तेमाल होगा। चलिए बताइए मुझे, ए बी का कौन है, ए बी का हस्बैंड है। बी ए के लिए कौन है, वाइफ, बिल्कुल सही। सी बी के लिए कौन है, सन। ई बी के लिए कौन है, सन। ई ए के लिए कौन है, अगेन सन। अब यह भी याद रखना है कि किसका रिश्ता किससे पूछ रहा है, यहीं पर गलती हो जाती है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, यानी सी ए के साथ किस तरीके से लिंक्ड है, तो सी इज सन ऑफ ए। ये मत बोल देना फादर, क्योंकि कुछ बच्चे सोचेंगे मैं ए के लिए पूछ रहा हूं। अगर ऐसा बोलता हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, तब मैं बोलता हूं ए इज फादर ऑफ सी। ये समझना है आपको। अब आगे, एफ बी के लिए कौन है, डॉटर। एफ ए के लिए कौन है, एफ अगेन डॉटर ही है। बट ए एफ का कौन है, फादर। बी एफ की कौन है, मदर। ए ई की कौन है, ए जो है वो फादर है, बी ई के लिए मदर है, ए सी के लिए फादर है, बी सी के लिए मदर है, डी सी की वाइफ है, सी डी का हस्बैंड है। अब सुनना ध्यान से, डी जो है वो ए के लिए कौन है। देखो आप इक्वल टू क्रॉस कर रही हो, इक्वल टू क्रॉस करेंगे तो इन ला आ जाएगा। बताओ डी ए के लिए कौन है, यार ये तो मेरे बेटे की बीवी है, और मेरे बेटे की बीवी यानी कि मेरी बहू, यानी मेरी डॉटर, बट इन लॉ। अगेन बोल रहा हूं, डी जो है वो ए के लिए क्या होगी, डॉटर इन लॉ। वैसे ही डी बी के लिए भी कौन होगी, डॉटर इन लॉ, क्योंकि इसके बेटे से शादी हुई है ना इसकी। चलो ये भी समझ आ गया। आगे सुने, बताओ अब ये बहुत जरूरी वाला रिलेशन है। देखो यार, जी और एच के लिए सी और डी माँ बाप है, बाप माँ है, पहले सी बोलो तो वो बाप है। अब इन माँ और बाप को अगर छोड़ दिया जाए, इस जनरेशन में जो कोई भी आएगा वो इनके लिए या अंकल होंगे या आंट होंगे। पूछ रहा हूं आपसे, बताओ ई जी का क्या लगा, ई क्या लगा जी का। अरे यार बाप तो ये है सी, माँ तो ये है डी, बाप और माँ को छोड़ दिया जाए बाकी अंकल और आंट होते हैं, ये प्लस है यानी ये अंकल लगेगा। एफ जो है वो जी के लिए कौन है, एफ कौन है जी के लिए, माँ बाप को छोड़ दिया जाए तो जो बचता है अंकल या आंट होते हैं, ये फीमेल है ये आंट होंगी। अब मैं हिंदी में जाऊं ना, अगर मैं जी हूं, मेरे पापा का भाई यानी मेरा चाचू, मेरे पापा की बहन यानी मेरी भूजी फूफी जिसे बोलते हो आप, तो हिंदी में नहीं जाना, हमें इंग्लिश में रहना है। माँ बाप को छोड़ दो बाकी अंकल आंटी रहेंगे। अब नीचे आ जाओ, मैंने पूछा था ई जी के लिए कौन है, आपने बोला अंकल। अब मैं पूछ रहा हूं जी ई के लिए कौन है, यार जी और एच इनके बच्चे हैं, बाकियों के लिए नेफ्यू और नीस ही होंगे। तो जी नीस नहीं, नेफ्यू होगा ई का क्योंकि ये प्लस है, एच नीस होगी ई की क्योंकि ये माइनस है। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ रहा होगा। तेज जरूर बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर ये चीजें मुझे डालनी है, तेज तो बोलूंगा मैं। अब आप मुझे बताइए, जी कौन लगा एच का, जी तो सन लगा, एच का नहीं सॉरी सी का। जी कौन लगा सी का, सन लगा। जी कौन लगा डी का, अगेन सन रहा, बिल्कुल सन ही है। बट डी कौन है जी की,
डी मदर है, सी कौन है जी की, सी फादर है, जी एच का ब्रदर, एच जी की सिस्टर। तो ऐसे कितने भी रिलेशंस आप बना लो आपके सामने खड़े हो जाएंगे। लास्ट बार रिवीजन दे रहा हूं, लास्ट बार दोबारा नहीं बोलूंगा, फिर आप वीडियो को रिपीट करेंगे। बताओ मुझे, माइंड में अपने सुनो और जवाब दो इसका। एच कौन है एफ के लिए? बड़ी दूर जा रहा हूं मैं, यहां से एक्सट्रीम राइट, वहां से एक्सट्रीम लेफ्ट। एच कौन है एफ के लिए? मेरा आंसर पता क्या होगा सर? जी और एच, यार ये इनके तो सर बच्चे हैं, बाकियों के लिए ये नेफ्यू या नीस होंगे। सर एच टू माइनस है यानी ये फीमेल है, तो सर ये नीस होगी किसकी? एफ की। एच नीस होगी एफ की, और एफ आंट होगी एच की। अगर मैं ऊपर से नीचे आऊंगा, एफ आंट होगी एच की। तो ये सभी रिलेशनशिप्स थे, अब ग्रैंड पे आ जाते हैं। देखो भाई, एक ग्रैंड फादर, क्योंकि प्लस है, ग्रैंड फादर है जी का भी और एच का भी। बी ग्रैंड मदर है, क्योंकि 3 जनरेशन आ गई तो ग्रैंड वर्ड यूज होता है। बी ग्रैंड मदर है जी की भी और एच की भी। अगर मैं नीचे से ऊपर जाऊं, जी ग्रैंड डॉटर है इन दोनों की, ए और बी की। ग्रैंड डॉटर सॉरी ग्रैंड सन प्लस है। एच ग्रैंड डॉटर है इन दोनों की, ए और बी की। डन। एच कौन है? ग्रैंड डॉटर है। तो ये तीनों रिलेशनशिप्स मैंने आपको बताए, तीनों जनरेशंस मैंने आपको बताई। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको लेके आने वाला हूं थोड़ा सा और आगे। तो एक बार आप ये सब चीजें अपने माइंड में रख लीजिए। मेल पॉजिटिव, फीमेल नेगेटिव, मैरिड कपल प्लस और माइनस, बीच में आएगा इक्वल टू। ग्रैंडफादर 2 तरह के होते हैं, ग्रेट कौन कौन से? मैटरनल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर। मैटरनल मतलब मम्मा, मम्मी की तरफ से, नानू। पैटर्नल पी से पापा, दादाजी। वैसे ग्रैंड मदर भी 2 तरह की है, नेफ्यू भतीजा या भांजा, नीस भतीजी या भांजी, सिबलिंग भाई बहन, स्पाउस हस्बैंड वाइफ। अब दोस्तों आगे देखिए आप, देखो 2 वर्ड्स आपको बड़ी बार सवालों में देखने को मिलेंगे। एक वर्ड मिलेगा ओनली, एक मिलेगा डेफिनेटली। याद रखिएगा ये की वर्ड्स है। ओनली एंड डेफिनेटली वर्ड्स आर की वर्ड्स, यानी जब भी आपके सवाल के अंदर दिखेगा आपका माथा खनखनाना चाहिए, आपके माइंड में आना चाहिए कि जरूर इस सवाल के अंदर कोई पेज छुपा हुआ है। ठीक है, एक मैंने आपको छोटा सा सवाल सामने लिख कर दिए जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए। वो क्या है सामने देखिए आप। देखो बोल रहे हैं ए एंड बी आर ए मैरिड कपल, तो किस तरह से फैमिली ट्री बनाना है वो देखिए आप। देखो ये आ गया ए एंड ये आ गया बी। उन्होंने बोला ये मैरिड कपल है, यानी ये क्या आ जाएंगे? इक्वल टू आ जाएंगे। ये क्या आ जाएंगे? इक्वल टू। बट अभी तक मुझे इनका जेंडर मालूम नहीं है, समझ रहे हो? क्योंकि मैरिड कपल है, क्या पता ए प्लस हो मेल हो, क्या पता बी प्लस हो, कुछ मालूम नहीं है। आगे बोल रहे हैं सी एंड डी आर सिबलिंग्स, यानी सी और डी भाई बहन है। बट बनाऊं कहां ये पता नहीं, क्योंकि जो ऑलरेडी बनाया है उसके साथ कोई रिश्ता बताया नहीं इन्होंने अभी तक। तो रुक जाओ। सी इज द ओनली सन ऑफ ए। ओ ओनली आ गया, यानी कोई पेज होगा यहां पे, देखते हैं क्या। सी इज द ओनली सन ऑफ ए, सी बेटा है किसका? ए का। तो ये लीजिए सी यहां पर आ गया। अब ए का भी है तो बी का भी है। यहां अलग लाइन नहीं बनाऊंगा किसी और बेटे के लिए, इधर से ही कंटिन्यू करूंगा। सी बेटा है तो प्लस होगा। अब पीछे जो मिस हुआ था, सी एंड डी आर सिबलिंग्स, सी और डी जो है ये आपस में सिबलिंग्स है, तो ये आ गया डी। अब ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, मालूम नहीं है। एक स्टेटमेंट में ऊपर और ऐड ऑन करने वाला हूं यहां पर, ए इज फादर ऑफ सी, ये भी मैंने ऐड कर दिया। ए इज फादर ऑफ सी। अब इससे क्या होगा? ए अगर फादर है तो ए प्लस होगा, जैसे ये प्लस हुआ बी अपने आप माइनस हो गया, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैरिड कपल में एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो दोस्तों ए एंड बी आर ए मैरिड कपल, वो भी हो गया। ए फादर भी हो गया किसका? सी का। सी और डी सिबलिंग्स भी हो गए। ठीक है, सी एक लौता बेटा है किसका? ए का। अब पूछ क्या रहा है? हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, डी का क्या रिश्ता है किसके साथ? बी के साथ पूछ रहे हैं। दोस्तों डी के बारे में अगर वो पूछ रहे हैं तो अभी तक आपको देखने को लग रहा होगा कि डी का जेंडर मालूम है ही नहीं हमें, तो हम कैसे बताएंगे कि डी कौन लगा उसका? तो आप सभी बोलोगे कि इसका आंसर आना चाहिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बोलोगे या नहीं? अगर बोलोगे तो आपकी सोच सही है, आंसर गलत है। मगर बिकॉज मैंने क्या बोला? ओनली वर्ड जो है वो की वर्ड है। इसका मतलब क्या था कि सी इकलौता बेटा है ए का, और अगर सी का कोई और आगे पीछे होगा, सिबलिंग होगा, तो वो बेटा नहीं होगा, क्योंकि सी इकलौता बेटा है ए का, तो बाकी तो बेटियां होंगी। तो इसका मतलब डी जो होगी वो बेटी होगी। और अगर डी बेटी होगी तो इसने यही पूछा था डी क्या है बी के लिए? डी ए के लिए भी डॉटर, डी बी के लिए भी डॉटर। द आंसर विल बी डॉटर।
बस ये समझाने के लिए मैंने, ताकि आपको ओनली में दिक्कत ना आए, ये पूरा सवाल जो है ये फ्रेम आउट किया। कहने का मतलब है कि अगर ये ओनली सन है तो बाकी बेटियां होंगी ना, तो आप ये मत सोचिए जेंडर नहीं बताया उसने, ओनली वर्ड के अंदर जेंडर बता दिया, वही ढूंढना था आपको। चलिए अब ये नोट करें, फिर आगे चलते हैं। देखा दोस्तों, अब हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब हम क्वेश्चंस को कितनी आसानी से सॉल्व करेंगे। पहले सवाल के ऊपर आते हैं। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस पे आते हैं हम। आ जाओ सॉल्यूशन पे। ए इज फादर ऑफ बी। ए यहां पे बनाया मैंने, हमेशा बीच से शुरू करना, क्योंकि मुझे नहीं पता या ऊपर जाना है या नीचे जाना है। इधर से शुरू करूंगा, ऊपर कहां लिखूंगा, फिर जगह नहीं है ना। ए इज फादर ऑफ बी, तो ए प्लस होगा किसके लिए, बी के लिए। ये लीजिए बी नीचे ले लिए हमने। सी इज ब्रदर ऑफ ए, ए का भाई है सी, ये लीजिए सी, क्योंकि ए का भाई है तो इसी जनरेशन में आएगा। सी ब्रदर है तो सी प्लस। एफ इज सिस्टर ऑफ बी, बी की सिस्टर बोली है एफ, ये लीजिए एफ, सिस्टर है तो माइनस, चाहे यहां बनाओ चाहे यहां बनाओ फर्क नहीं पड़ता। एम इज फादर ऑफ ए का फादर आ गया एम, ये लीजिए एम बना दिया, एम फादर है तो प्लस। द एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन एफ एंड सी, बोल रहे एफ और सी के बीच में रिश्ता बताओ। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर क्या मुझे बी का जेंडर मालूम है, यहां पर मुझे बी का जेंडर मालूम नहीं है। यानी अगर वो बी के बारे में कुछ भी पूछता तो मेरा आंसर होता कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बट वो बी के बारे में तो पूछ ही नहीं रहा। ओनली वर्ड कहीं यूज हुआ नहीं, अगर हुआ होता मैं पिछले सवाल की तरह आपको बताता। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं, वो बोल रहा है एफ और सी के बीच में रिलेशनशिप बनाओ। उसने ये नहीं बोला एफ सी का क्या लगता है या सी एफ का क्या लगता है, ये नहीं बोला, रिलेशनशिप बताओ। तो दोनों का रिलेशनशिप का नाम बताएंगे हम, ठीक है। आपको ये समझ आ रहा है, बी और एफ जो है ये ए के बच्चे हैं। अब ए की बीवी कौन है वो यहां नहीं बताया, अगर वो होती उसके लिए भी ये बच्चे होते, और बाकी सब के लिए ये दोनों क्या होते, नेफ्यू या फिर नीस, डिपेंडिंग अपॉन इनके जो सिंबल या साइन है, जेंडर है। अब क्योंकि एफ के बारे में पूछा, एफ माइनस है तो एफ क्या होगी, नीस। किसकी होगी, सी की होगी। किसकी होगी, सी की होगी। यानी एफ अगर नीस है तो सी एफ के लिए कौन होंगे, अंकल होंगे, क्योंकि सी प्लस है। तो मेरे हिसाब से जो इसका आंसर बनता है वो बनता है अंकल एंड नीस। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन में है अंकल एंड नीस, डॉटर एंड फादर, ब्रदर एंड सिस्टर, हस्बैंड एंड वाइफ, यस नीस एंड अंकल। आप इसे नीस एंड अंकल बोलो, अंकल एंड नीस बोलो, बात एक ही है। क्लियर हो गया पॉइंट। रिपीट कर रहा हूं, उन्होंने बोला था ए इज फादर ऑफ बी, ए फादर आ गया बी का। सी इज ब्रदर ऑफ ए, सी भाई आ गया ए का। एफ सिस्टर ऑफ बी, बी की सिस्टर है एफ, मगर बी कौन है वो नहीं पता, जेंडर नहीं पता। एम मदर नहीं, एम फादर है ए का फादर बना दिया एम। हमें देखना था एफ और सी आपस में क्या रिश्ता रखते हैं। मैंने आपको बोला यार ये जो है बी और एफ ये ए के बच्चे हैं। बच्चे मतलब प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकती है। ए की अगर जो बीवी होती है उसके लिए भी बच्चे होते हैं, बाकी सब के लिए ये क्या होंगे, नीस या नेफ्यू, डिपेंडिंग अपॉन जेंडर। और यहां पर जेंडर एफ का माइनस है तो नीस होगी, सी अंकल होंगे, नीस एंड अंकल विल बी द आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। आइए अब उसे सॉल्व करते हैं। 2 के पहले मैं आपको 3 बताता हूं। यस 3 एंड 4 पे आते हैं पहले हम। ए इज वाइफ ऑफ बी, तो क्या करोगे आप, ए और बी इक्वल टू आएगा बीच में। जैसे उसने बोला ए इज वाइफ तो बी विल बी हस्बैंड प्लस। डी इज ब्रदर ऑफ ए का भाई है डी, तो मैं इधर ही बनाऊंगा, भाई है तो प्लस। पी एंड क्यू आर चिल्ड्रन ऑफ ई, पी और क्यू बच्चे हैं ई के। कैसे बनाऊं, ई बना ही नहीं है अभी, ना ही पी बना सकता हूं ना ही क्यू बना सकता हूं। हु, दोस्तों हु विल बी यूज किसके लिए, ये इंग्लिश है, जो इससे पहले वर्ड यूज हो रहा है, यानी ई यूज हो रहा है। तो हु की जगह आपको ई रीड करना है। ई इज वाइफ ऑफ डी, ई वाइफ है डी की, तो ये लीजिए मैंने ई भी बना दी, ई वाइफ आ गई डी की। क्लियर हो गया पॉइंट। ई वाइफ आ गई डी की। अब जो पीछे मैंने मिस किया था वो बनाओ। पी एंड क्यू आर चिल्ड्रन ऑफ ई, ई के चिल्ड्रन है पी और क्यू, ये लीजिए पी एंड ये लीजिए क्यू। चिल्ड्रन बोला है, इनका जेंडर नहीं बताया। ये ई के बच्चे हैं तो ये डी के भी बच्चे होंगे ही, होंगे ना, बिल्कुल होंगे। अब पूछा क्या है,
हाउ इज बी रिलेटेड टू क्यू, बी का क्या रिश्ता है क्यू के साथ। देखो कितना चालाक है एग्जामिनर, उसने ये नहीं पूछा क्यू का क्या रिश्ता है बी के साथ। अगर वो पूछता है क्यू का क्या रिश्ता है बी के साथ तो इसके ऊपर जेंडर मालूम नहीं है तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता, माइट बी वो ऑप्शन में भी होता, टिक करते गलत होता आंसर। उसने ये पूछा है बी कौन लगा क्यू का, बी का तो जेंडर मालूम है ना मुझे, तो मैं जवाब दे सकता हूं। यानी आप मुझे बताओ ए प्लस है, बी इसका बच्चा है, सी भी इसका बच्चा है, जेंडर नहीं मालूम। अब मैं आपसे पूछूं बी कौन लगा ए का, आप बोलोगे सर बेटा, नहीं बेटी भी हो सकती है क्योंकि जेंडर मालूम नहीं है। बट अगर मैं आपसे पूछूं ए कौन लगा बी का, वो तो पता है ना, प्लस वो तो फादर ही आएगा ना। इसी तरह यहीं पे अभी आपको समझना है। तो मैंने क्या बोला, पी और क्यू इनके लिए बच्चे हैं, इनके लिए बच्चे हैं, बाकी सब के लिए जो भी जनरेशन में उनके लिए या नेफ्यू होंगे या ये नीस होंगे। उसी तरह से पी और क्यू के लिए ये माँ बाप है, माँ बाप को छोड़ दो बाकी सब जो है इनके लिए या अंकल होंगी या आंट होंगी। अब उन्होंने बी पूछा, बी कौन लगा क्यू का, तो बी क्यू की प्लस है तो बी जो है वो क्यू के लिए मेरे हिसाब से अंकल लगना चाहिए। और कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट, ना ही फादर ना ही कजन ना ही नन ऑफ दीज। इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं लगता मैं दे पाऊंगा आपको, मैंने बेहतर दिया। क्या, पी और क्यू के लिए ये है माँ और बाप, माँ और बाप को छोड़ दो बाकी सब जो है इंग्लिश में या अंकल होंगे या आंट होंगे, इसी जनरेशन की बात कर रहा हूं मैं। तो ये क्योंकि बी प्लस में है तो ये इसके लिए भी अंकल है और इसके लिए भी अंकल है, तो अंकल विल बी द आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आइए अब आप। ए एंड बी आर ए मैरिड कपल। देखो दोस्तों ये वो सवाल है जो टाइप 1 है, बिल्कुल बेसिक सवाल है, यहां से भी आपकी पकड़ बनेगी चैप्टर के अंदर। ए एंड बी आर ए मैरिड कपल, ये ए आ गया ये बी आ गया, मैरिड कपल है, इनके सिंबल नहीं पता हमें। सी एंड डी आर ब्रदर्स में नहीं बना सकता, सी कहां बनाऊं डी कहां बनाऊं नहीं पता। सी इज ब्रदर ऑफ ए, अब बनेगा, अब जरूर बनेगा। सी आ गया ये ब्रदर ऑफ ए, सी इज ब्रदर ऑफ ए। और ऊपर जो बोला था सी एंड डी आर ऑल्सो ब्रदर्स, तो ये आ गया डी, सी और डी आर ब्रदर्स, वो भी आ गई स्टेटमेंट, बिल्कुल आ गई ना, दोबारा बोल रहा हूं। ए एंड बी आर ए मैरिड कपल, ए और बी मैरिड कपल है, अभी तक मुझे इनका जेंडर मालूम नहीं है। सी एंड डी आर ब्रदर्स, सी और डी भी भाई आ गए, सी इज ब्रदर ऑफ ए, सी भाई आ गया ए का, यानी ए का भी जेंडर मालूम नहीं है मुझे, बी का भी जेंडर मालूम नहीं है। हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, बोल रहा है डी क्या लगा, डी क्या लगा किसके लिए, बी के लिए। अरे डी ए के लिए भाई है तो बी के लिए क्या लगेगा। अब उसने ये थोड़ी बोला बी कौन लगा डी का, अगर बोलता बी कौन लगा डी का तो मैं आंसर बोलता कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि मुझे बी का जेंडर मालूम नहीं है, डी का तो है ना, तो डी कौन लगेगा बी का, सोचो आप, डी लड़का है भाई है, इक्वल टू को क्रॉस कर रहे हो आप, तो ब्रदर इन लॉ बनेगा। ये इसका या ये इसकी भाभी होगी या ये इसका जीजू होगा, डिपेंडिंग अपॉन ए कौन है। रिपीट कर रहा हूं, डी जो है प्लस में है, इक्वल टू को क्रॉस कर रहे हैं तो ब्रदर तो होगा ही। इस सब की लाइन में, इस पूरी लाइन में डी ब्रदर ही है, इसका ब्रदर बट इसका ब्रदर इन लॉ, क्योंकि इक्वल टू को क्रॉस कर रहे हो आप। द आंसर विल बी ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन नंबर सेकंड। उम्मीद करता हूं ये भी अब आपको समझ आ चुका होगा। यार रूल्स को पकड़ लो ना, रूल्स को पकड़ोगे मेरे को नहीं लगता क्योंकि जिंदगी में कभी मार खाओगे आप। डी इस पूरी लाइन में भाई रहेगा ना सभी का, इसका भाई इसका भाई इसका भी भाई, बट क्योंकि अब मैंने इक्वल टू क्रॉस किया तो शादी के बाद वाली बात आ रही है, इन लॉ की बात आ गई। चलिए भाई मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन। अगर वो पूछता बी कौन है डी का, तब मैं बोलता कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड जो मैंने छुड़ाया था आपको, आइए अब इस पे आते हैं। इस पे वो कीवर्ड्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे दस ओनली सन ऑफ बी, देखो ओनली वर्ड यूज हो गया, माथा मेरा खनखना रहा है, आपका भी खनखना रहा है कि नहीं, ये कीवर्ड है। एस इकलौता बेटा है बी का, तो ये आ गया एस बेटा है तो प्लस किसका है, बी का है, तो ये लीजिए बी। बी का जेंडर मालूम नहीं है अभी तक मेरे को। बी इज मैरिड टू आर, बी की शादी आर के साथ हुई है, इक्वल टू डाला आर आ गया, जेंडर अभी भी मालूम नहीं है। एम इज डॉटर ऑफ आर,
आर की डॉटर है, मैं यहां अलग लाइन नहीं बनाऊंगा, आर की डॉटर है तो बी की भी तो होगी, यहां बना लो एम, एम डॉटर आ गई किसकी, आर की। आर इज ग्रैंड मदर ऑफ ए, आर इज ग्रैंड मदर ऑफ ए। हाँ देखो जरूर दोस्तों यहां पर ओनली वर्ड यूज हुआ है बट इसका उतना यूज हो नहीं रहा, कीवर्ड जरूर है बट उतना यूज हो नहीं रहा, बट आपके माइंड में कीवर्ड रहना चाहिए। अब फिलहाल के लिए मैं यहां से ओनली को हटा देता हूं, ऐसे जो सन कर देता हूं, ठीक है। बोलो अब, हाउ इज एस डेफिनेटली रिलेटेड टू ए, नहीं एक स्टेटमेंट रह गई ना, आर इज ग्रैंड मदर ऑफ ए, आर ग्रैंड मदर है, ए ग्रैंड मदर बोला तो ये माइनस, जैसे ये माइनस हुआ ये प्लस, और किसकी बोला उन्होंने, ए की बोला। अब ए कहां आएगा, ए इसका भी हो सकता है बच्चा, ए इसका भी हो सकता है बच्चा, समझ रहे मेरी बात। यानी ए को मैं यहां भी लगा सकता हूं और ए को मैं यहां भी लगा सकता हूं। रिपीट करो, एस इज द सन ऑफ बी, एस बेटा आ गया बी का, सही है। बी इज मैरिड टू आर, बी की शादी आर के साथ होगी, बिल्कुल सही। एम इज डॉटर ऑफ आर, एम बेटी आ गई, आर की भी बी की भी, सही। आर इज ग्रैंड मदर ऑफ ए, जैसे ये माइनस हुआ ये प्लस, ग्रैंड मदर आ गई। अब एक को कहां रखोगे आप, देखो यहां नहीं बताया कि शादी एस की हुई है या एम की हुई है, क्योंकि इसका साथ वाला इसका साथ वाला बताया ही नहीं है, कपल बताया ही नहीं है। तो ए तो दोस्तों एस के साथ भी आ सकता है, ए जो है वो एम के साथ भी आ सकता है, आ तो दोनों जगह सकता है। और अगर ए यहां पर होगा तो उसने बोला हाउ इज दैट, डेफिनेटली ये कीवर्ड ज्यादा है इसमें, डेफिनेटली मतलब 100% इसका रिश्ता होगा। एस क्या लगा 100% ए का, यार अगर ए यहां होगा तो एस क्या होता, तब एस जो है ए का होता फादर। बट अगर ए यहां होगा तो एस ए के लिए क्या रहेगा, तब तो ये रहेगा अंकल, क्योंकि मैंने बोला ये मां है ना, कोई और उसके साथ इक्वल टू में होता वो बाप होता, मां और बाप के बगैर बाकी सब अंकल या आंट हो गए, तब एस अंकल होता ए का। रिपीट कर रहा हूं, अगर ए यहां आता तो एस फादर होता ए का, तब फादर होता। अब अगर ये यहां रखेंगे हम तो एस अंकल होगा, यानी एस फादर भी हो सकता है अंकल भी हो सकता है, तो ना ही आंसर अंकल होगा ना ही आंसर फादर होगा। आप अंकल को ट्रीट करोगे, एग्जामिनर बोलेगा इसका आंसर फादर है। आप फादर को ट्रीट करोगे, टिक, एग्जामिनर बोलेगा इसका आंसर अंकल है, ना ही इसका आंसर ब्रदर है। द आंसर विल बी व्हाट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वी कांट डिटरमाइन कि फादर एस इज डेफिनेटली द फादर ऑफ ए और द अंकल ऑफ ए, डेफिनेटली तो मैं नहीं बता सकता। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और उम्मीद अब मेरी ये है कि आपको ब्लड रिलेशन की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो मैं बहुत हद तक समझा पाया होऊंगा। और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप जरूर मुझे सोशल मीडिया हैंडल पे पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। दोस्तों ये पहला लेक्चर है ब्लड रिलेशन का, दूसरे लेक्चर में आपको और बेहतरीन तरीके के सवाल लेकर आऊंगा, तीसरे लेक्चर में और ऊपर चलेंगे हम, और इसी तरीके से थर्ड या फोर्थ लेक्चर में हम ये ब्लड रिलेशन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। वीडियो जरूर बहुत लेट बाद आ रही है, मेरी सेहत ठीक नहीं थी, बहुत सिचुएशंस में फंसा हुआ था, बट कोशिश करूंगा कि आपको अब आगे भी मैं वीडियोस प्रोवाइड करता रहूं। दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।